जो पेरेंटिंग है ना वो अक्रॉस द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड सेम नहीं रह सकती। जब कोई पैदा होता है तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वहाँ पे उसका रवैया फ़र्क है, और वहाँ पे उसके साथ आपका रवैया भी उसके मुताबिक होगा। फिर वो टॉडलर है तो टॉडलर के जो कुछ होते हैं वो एक जो है वो टेंट्रम्स की स्टेज से गुजरता है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बायोलॉजिकल नौइयत के होते हैं, और उन रीजंस को देख के चलना। पेरेंटिंग में डांटने की या मारने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? रिसर्च और बिहेवियरल एक्सपर्ट्स तो ये बताते हैं कि ये दोनों काम करने का नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। ठीक। वर्ल्ड वाइड जब इस चीज़ के ऊपर साइकोलॉजिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उन्होंने देखा कि इसका फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। पर लोगों के कई मर्तबा पर्सनल एक्सपीरियंसेस बीच में आ जाते हैं कि जैसे वो कहते हैं हमें भी तो स्कूल में मार पड़ती थी, हम उसकी वजह से सीधे रहे। बी कंसिडरेट ऑफ अ चाइल्ड्स नीड्स। इफ द नीड्स आर मेट देन डिसिप्लिन देम। इफ वी हैव टू समराइज ऑल ऑफ दिस जी जी। कि नीड्स पूरी हैं, फिर उस पर आप डिसिप्लिन कर लो। वांट्स के ऊपर अगर टेंट्रम है मत दें, कोई मसला नहीं। ठीक। ठीक है, उसको आप डिसेंट तरीके से हैंडल कर लें, फर्म होके हैंडल कर लें, असर्टिव होके हैंडल कर लें। अगर वो सिर्फ कोई खिलौने के ऊपर वो शो कर रहा है इस किस्म का रिएक्शन, तो बेशक फर्म होके आप उसको रोक दें। अगर आपको खाना ही नहीं लगता है मिला। नहीं ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है। आप इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो यू आस्क फॉर इट है, जिसका मतलब है कि इसका तकाज़ा आपकी तरफ से था। आप लोगों के सवालात आते हैं, आप लोगों के ख़तूत आते हैं, आप लोग इनबॉक्स के ज़रिए, कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने सवालात पूछते हैं, उनके जवाबात तलाश करते हैं, और जब आपको मिलते हैं तो फिर आप शुक्रिया भी अदा करते हैं और बताते हैं कि कैसे आपकी हेल्प कर रहा है ये प्रोग्राम। आप ये प्रोग्राम पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों से डेली देखा करते हैं, और जो टाइमिंग है इसकी वो 7 से लेकर 8 बजे तक है, बग़ैर किसी नागे के। मुझे बल्कि ये आ रहा है कि आज मंगलवार है, हालांकि मंगल का नागा होता है वो गोश्त का होता है। शो का कोई नागा जो है वो नहीं होता, और मंगल का शो बल्कि स्पेशल होता है क्योंकि उसमें हमारे साथ अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मौजूद होते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं विलिंगर्स के लिए। अब्दुर्रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज का जो शो है वो इस लिहाज से भी ख़ास है क्योंकि इसमें ख़ास मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये मौजू तकरीबन हर घर का आप समझें कि उसमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसमें कहीं ना कहीं इसके हवाले से मसाइल देखने को मिलते हैं। वो है पेरेंटिंग, यानी कि आप जो बच्चों की परवरिश करते हैं, बच्चों की जो अपब्रिंगिंग करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे चीज़ों को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे एरर्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे बच्चों के रवैयों को किस तरह से डील करना होता है। ये एक पूरी साइंस है जिसको सीखने की ज़रूरत है। जबकि ऐसा लगता है कि शायद जब एक मियाँ बीवी के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उनको वालिदैन बनना आ गया, और बस वहाँ पे काम मुकम्मल हो गया। जबकि वहाँ से काम शुरू होता है क्योंकि वालिदैन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको सीखना पड़ते हैं। आपको ये सीखना पड़ता है कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। तो उसमें पहले सवाल से जो है वो उसका आगाज़ करते हैं कि सोसाइटी में ये तासुर बहरहाल मौजूद है कि कुछ हर इंसान जो है वो पैदाइशी वैसा है। जो कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे बुरे हैं। जो जैसा पैदा हुआ, इसने बुरा ही होना था, इसने अच्छा ही होना था। अब्दुर्रहमान साहब, ये जो चीज़ है कि जो इंसान जैसा पैदा हुआ बस वैसा है, क्या ऐसी चीज़ है, या इंसान सारे एक ही तरह से पैदा होते हैं और सारे बच्चे रोते हैं, और उसके बाद हालात या कैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है उससे चेंज आता है? अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई जिस तरह का पैदा होता है तो वो उसकी एक नेचर जो है वो वैसी ही है, दैट समथिंग दे आर बॉर्न विद। ये गलत बात नहीं है। ठीक। तमाम लोग एक ख़ास अपनी नेचर के मुताबिक पैदा होते हैं, ठीक। और वो नेचर जो है उसमें जेनेटिक रोल बड़ा होता है
कि वालिदैन की तरफ से कुछ ख़ास ट्रेट्स उन लोगों में आ रही होती हैं, फैमिली के दीगर लोगों की तरफ से, यहाँ तक कि इवन एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से आपको ट्रेट्स देखने में मिलती हैं, क्योंकि वो जीन पूल का हिस्सा होती हैं। जी। कि जैसे किसी की कोई आदतें अपनी खाला, अपने चचा, अपने मामू से मिलती जुलती होंगी। सो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ देयर बाय नेचर। ठीक। बट देयर इज़ एन एज ओल्ड डिबेट बिटवीन नेचर वर्सेस नर्चर, कि कोई पैदा किस आदात के साथ होता है, किस हैबिट और नेचर के साथ होता है, और उसको नर्चर से कैसे शेप किया जा सकता है। और डिबेट इसके बीच में ये है कि ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, नेचर की है या नर्चर की है। और ये डिबेट तकरीबन उसी तरह की है कि जैसे मुर्गी पहले आई अंडा? नहीं, जैसे मेल और फीमेल के दरमियान में हमेशा दुनिया में मुकाबला करते हैं ना, कि कौन ज़्यादा कोई सुपीरियर है, ठीक। जबकि वो भी दोनों के एक फ्रिवलेस सी एक्टिविटी है कि मेल और फीमेल में सोचना कि सुपीरियर कौन ज़्यादा है। दोनों की अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। जैसे बच्चे से पूछा जाता है कि आपको अम्मी पसंद है या अब्बू? और ज़्यादातर सयाने बच्चे कह देते दोनों। हाँ, दोनों। तो वो ठीक कहते हैं, क्योंकि दोनों की अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंस है, किसी एक उसको को आप चूज़ नहीं किया जा ख़त्म नहीं कर सकते। ये नेचर और नर्चर का भी इसी तरह का मामला होता है कि लोग एक ख़ास नेचर के साथ पैदा ज़रूर होते हैं, ठीक। फिर उनको नर्चर करके उनके दिमाग को, उनकी पर्सनैलिटी को वालिदैन शेप करते हैं, कर सकते हैं। कुछ रोल उसमें वालिदैन प्ले करते हैं, फिर आगे चल के कुछ रोल जो हैं आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्ले करते हैं। सम ऑफ दैट रोल इज़ ऑल्सो ऑफ द कल्चर एंड द सोसाइटी अराउंड यू। तो एक माशरे का एक असर भी आप पे होता है, और आपके इनमें दोस्त भी शहर आ का, जाएंगे। आपके मुल्क का, आपके इन्वायरमेंट का असर आपके ऊपर होता है। तो ये तमाम चीज़ें नर्चर का हिस्सा होती हैं। नर्चर की जिम्मेदारी सिर्फ वालिदैन पे नहीं आती है। नर्चर में आपके बहन भाइयों का भी एक रोल होता है, दोस्तों का है, कज़न्स का है, एक्सटेंडेड फैमिली का है। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये इंसान की पर्सनालिटी को शेप अप करती हैं। सो तो अगर अगर ये देखा जाए कि किसी की 22 की एज में रवैयों के कुछ कुछ मसाइल आए, तो उसमें उसके उसकी अपब्रिंगिंग का भी रोल है। और अब अगर उस चीज़ को चेंज किया जाए या वहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाए, तो वो चेंज भी होगा फिर यकीनी तौर पे। अब मैं आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, मुमकिन है कि किसी इंसान की अपब्रिंगिंग में वालिदैन ने कोई बहुत तवज्जो नहीं दी, जी। और कोई बहुत ज़्यादा उस पर नज़र भी नहीं रखी, और कोई बड़ा ज़्यादा गाइड भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई ख़राबी पैदा नहीं हुई। बिल्कुल। और वो शख्स जो है वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ स्टेजेस से ठीक ठाक गुजर गया, स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, बुरी आदतों और नशे की बीमारियों से भी दूर रहा, और कामयाब भी हो गया। सो ये मुमकिन है। ऐसी दुनिया में बेतहाशा मिसालें हैं। लोग जो हैं वो ब्रोकन होम्स में से, बुरे हालात में से, बुरे माशी हालात में से, और बुरे जो साइकोलॉजिकल हालात में से बड़े कामयाब भी निकल आते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल। तो वहाँ पे रोल इसका मतलब है कि नेचर ने ज़्यादा कर लिया। वो बाय नेचर कोई रिजिलियंट से थे, ऐसे लोग के जिन्होंने उसमें से निकल आए। और कई मरतबा उन्हीं सिचुएशंस में कोई और बच्चा होगा तो वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। ये मुमकिन है, ये दोनों एक्सट्रीम्स का पॉसिबल होना। सो इसमें आप प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे ये चीज़ें कही जाती हैं। बहुत सारी गाइडेंस वालिदैन को दी जाती है, कि जैसे कि कहा जाता है कि अपने बच्चों के सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, हम बच्चों के सामने कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, इसका उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन लोग इसको कंटेस्ट करते हैं, कई दफ़ा कहते हैं कुछ नहीं होता, जी। जी। हमने भी बड़ी लड़ाइयाँ देखी, हम तो ठीक रहे। सो देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। अगर आप इस बात पे गौर करो ना, साइकोलॉजी और साइकाइट्री एक्चुअली दोनों में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सेम हालात से कोई शख्स कामयाब निकल सकता है, सेम हालात से कोई दूसरा शख्स जो है वो बर्बाद हो सकता है। आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, हम वो काम करने की कोशिश करें। अब पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों को मारते थे, मतलब अभी भी मारते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन हाथों से, डंडों से, झाड़ू से, वाइपर से, हर चीज़ से
मारते ही थे, जी। यहाँ तक कि दूसरों के बच्चों को भी मारते थे। मिसाल के तौर पे स्कूल्स में जो बच्चों को मारा जाता था जी। वो दूसरों के बच्चे हैं ना, दूसरों के बच्चे वो अपने तो नहीं है। और छोटा मोटा या थोड़ा मोहल्ले बहुत में। नहीं, बहुत मारा जाता है। तो उससे कुछ लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली डैमेज हो गए, कुछ लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो कई दफ़ा आगे जाके खुद भी ये काम शुरू कर देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, हमें भी तो बढ़िया मारे, कुछ नहीं हुआ। बट ऐसे नहीं होता। इसको आप समझ लें ड्रग एडिक्शन की तरह कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों को तो एडिक्शन नहीं हो जाती, शराब पीने वाले तमाम लोगों को अल्कोहलिज्म नहीं हो जाता, मार खाने वाले तमाम लोगों को ट्रॉमा नहीं हो जाता। चीनी खाने वाले सारे लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। जी। जस्टिफिकेशन नहीं बनाए गलत चीज़ की कि ऐसी कोई मिसाल देना कि जी फलां शख्स जो है वो इतने बुरे हालात में से भी तो इतना कामयाब निकल आया। क्यों किसी के बुरे हालात पैदा करने? बच्चों की पेरेंटिंग में मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट डालेंगे, उतना आपका आगे चल के फ्यूचर आसान हो जाएगा। जितना आपने पहले 5 सालों में ज़िंदगी के उनको इन्वेस्ट कर दिया, आपको टीनेज में आसानी हो जाएगी, आपको एडोलेसेंस में आसानी रहेगी कि वो डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। और एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि आपने सब ठीक किया तो अब आप सोचें कि एंड रिज़ल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता। ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पेरेंटिंग के हर रूल को टेक्स्ट बुक की तरह फॉलो किया फिर क्या हो गया गलत। अभी आपने चांसेस फिर भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अभी आपने ये जो टर्म बोली पेरेंटिंग के रूल्स को फॉलो किया, पेरेंटिंग में डांटने की या मारने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? यानी डांटने से क्या किसी का रवैया, किसी का किरदार उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, रिसर्च और बिहेवियरल एक्सपर्ट्स तो ये बताते हैं कि ये दोनों काम करने का नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। ठीक। वर्ल्ड वाइड जब इस चीज़ के ऊपर साइकोलॉजिस्ट और जितने भी एक्सपर्ट्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उन्होंने देखा कि इसका फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। पर लोगों के कई मर्तबा पर्सनल एक्सपीरियंसेस बीच में आ जाते हैं कि जैसे वो कहते हैं हमें भी तो स्कूल में मार पड़ती थी, हम उसकी वजह से सीधे रहे। एन मुमकिन है वो उसकी वजह से सीधे नहीं रहे, कोई और रीज़न बना होगा उनकी बेहतरी का। बट वी ऑफन गिव क्रेडिट टू द रॉन्ग थिंग्स। तो जो आप कह रहे हैं ना इसकी कितनी गुंजाइश है कि डांटने और मारने की, डांटने और मारने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ये उससे थेराप्यूटिक नहीं कि डांटने से, मारने से कोई इंसान बज़ाहिर लगता तो है कि एक बच्चे को अगर कहा जाए कि मोबाइल छोड़ दो और वो मोबाइल ना छोड़े, उसको थप्पड़ मार दिया जाए तो मोबाइल वो छोड़ देगा। हाँ, लेकिन उस थप्पड़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना। सो ये आप मेडिसिन्स में जैसे करते हैं कि किसी को कोई सिम्टम आया, उसके लिए मेडिसिन ले ली, वो सिम्टम हल हो गया, लेकिन दे कम एट अ कॉस्ट। ठीक है, और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और दवाइयों से जनरली बचने के लिए हल क्या है कि इंसान अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर ले कि सबको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। आप सेहतमंद खाने पिएँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें कि आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बट नाउ दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन सम मेडिसिन्स फॉर वट एवर डिजीज़ दैट पीपल मे हैव, then they have their side effects. Can you tell me one medicine which doesn't have any side effect? पैराडोल की भी है। So मैंने बताया ना कि कोई एक मेडिसिन, कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कोई भी नहीं। जिनको दुनिया में ओवर द काउंटर कहा जाता है कि वो समझते हैं इनके कम नुकसान है, पर कोई ऐसी दवाई आप मुझे बता सकते हैं जिसके बैक साइड पे कॉशन के तौर पे उन्होंने उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेंशन नहीं किए? जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। उसका साइड इफ़ेक्ट है। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो मसला नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू मच ऑफ एन आइडियल सिनेरियो, कि ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल बात मैंने कर दी कि
ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हों कोई आप कि आपको कोई स्ट्रेस ही ना हो, आपको कोई सर दर्द ना हो, आपको दवाई सर दर्द की भी ना लेनी पड़े और कुछ भी ना करना पड़े। ठीक। आप अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें, अपना इम्यून सिस्टम जो है उसका ख़्याल रखें कि आपको कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल, कोई मसले मसाइल ना हों। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट टू मच आइडियल ऑफ अ सिनेरियो, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रेज़ हियर इज़ कि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपने कहा कि बच्चा फ़ोन जो है वो नहीं छोड़ा, आपने थप्पड़ टाइम बिंग मारा, तो उसने फ़ोन छोड़ दिया, फ़ोन छूट गया, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या है? आपका रिलेशनशिप डैमेज हो गया। डैमेज हुआ। नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपने क्या प्रेसिडेंट सेट किया? नेक्स्ट टाइम शायद वो एक थप्पड़ पे छोड़ना, डोज थोड़ी बनानी पड़ेगी। शायद डोज़ थोड़ी बढ़ानी पड़े, शायद किसी पॉइंट पे रिबेलियस हो जाए, शायद किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्रंट कर बैठे, या चले ना करे कुछ भी ऐसा, अगर सिर्फ दिल में लेके बैठ जाए दिल में अच्छा नहीं जानेगा। तो वो उस चीज़ से दूरियां पैदा आपका होंगी। रिलेशनशिप जो डैमेज हो गया और वो अपने माइंड में जो इस चीज़ को लेके बैठ गया तो उसके लिए अच्छा नहीं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। आपने अगर वही बात सक्सेसफुली अपने अल्फाज में कम्युनिकेट कर दी तो दैट डजेंट हैव अ साइड इफेक्ट। ठीक है। पनिशमेंट जो वर्ड है ना, पनिशमेंट का मतलब ही ये है कि किसी को सज़ा देना जो है, सज़ा देने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो ये साइकोलॉजी में तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव भी पनिशमेंट, तो आप पनिशमेंट क्या फिर ऑब्सोलीट हो गया? पनिशमेंट ऑब्सोलीट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से काम ले सकते हैं दोनों से। और वो दोनों क्या होती हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि कभी आपने किसी बिहेवियर को इंडोर्स करना है, बढ़ाना है, तो रिवॉर्ड करके उस बिहेवियर को बढ़ा लें। ठीक। और कभी किसी बिहेवियर को डीमोटिवेट करके ख़त्म करना है, तो कोई ऑलरेडी दी हुई चीज़ को सिनेरियो में से रिमूव कर लें। कुछ पॉजिटिव को निकाल लेना। हाँ, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि कोई चीज़ ऐड करना, स्टिमुलस ऐड करना, ताकि आपको जो है वो रीइंफोर्समेंट नज़र आए। ठीक है। और नेगेटिव जो है वो ये होता है कि किसी भी दी हुई चीज़ को रिमूव करना सिनेरियो में से, ताकि आपको कोई पॉजिटिव एक्शन नज़र आए। मसलन बच्चे को अगर आपने कोई वेकेशन किसी को प्लान करके दिया है, जी। ठीक है, और उसका कोई मनफी अमल सामने आ जाता है आपके कि वो किसी बुरी आदतों में पड़ा हुआ है। अब अगर आप उसकी वेकेशन को कैंसिल करते हैं तो दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। आपने कुछ उसके सिनेरियो में से कुछ निकाल दिया जी। ताकि वो इससे लेसन लर्न करे कि मैंने आइंदा नहीं करना। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अच्छा वो बड़ा अच्छा ज़िंदगी में जा रहा है तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए कुछ रिवॉर्ड कर दिया, रिवॉर्ड खाने पे करके, ले गए। ताकि वो कहे कि अच्छा मैं जब अच्छा काम करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड किया जाता है, तो ये फिर जो वो क्लैपिंग की करेगा। जाती है किसी की अच्छी बात के ऊपर, वो भी कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और अगर कोई बच्चा सही काम ना करे और पॉकेट मनी जो है उसकी वो होल्ड कर ली जाए, तो क्या वो पे पनिशमेंट की तरफ जाएगा या वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ जाएगा? देखिए, इसमें एक बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन फैक्टर है, और वो ये है कि आप किसी की भी नीड्स को नहीं छीनते, आप उसकी वांट्स को छीन लेते हैं। ठीक है। ये फ़र्क है। खाना नहीं रोकेंगे। सो हाँ, खाना नहीं रोकेंगे, पर कोई ऐसा खाना जो कि वो कोई शौक से खाता है, जो फास्ट फूड में हो पिज़्ज़ा सकता नहीं है, मंगा के देंगे। हाँ, वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल खाना आप उसको देंगे। मोबाइल फ़ोन जो है, जी। कोई स्मार्टफोन कोई बड़ा महंगा सा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सा फ़ोन तो आजकल नीड है, नीड ऑफ द टाइम है कि आपका किसी से भी रब्ता रखने के लिए वो काम आने वाली चीज़ है, तो वो आप उसको देंगे। ठीक है। सिमिलरली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने के लिए अगर आपके पास घर पे गाड़ी की सहूलत है तो गाड़ी आप उससे नहीं छीनेंगे, ठीक। लेकिन कोई महंगी गाड़ी नहीं ज़रूरी। ठीक है। अब नीड और वांट का फ़र्क ही है। नीड्स इंसान की हैं, जो आप जैसे मैस्लो की हायरार्की में आप समझते हैं नीड्स, आपके पास शेल्टर होना चाहिए, फूड, लव, रिस्पेक्ट, ये नीड्स हैं।
यानी इज्जत किसी की नीड है, जी 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 हाँ, इज्जत नहीं उतारनी, इज्जत पे बेइज्जत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं करना, सकते। बेइज्जत नहीं करना। इज्जत नीड है, प्यार नीड है, सेफ्टी नीड है। ठीक है। यानी कि घर के अंदर किसी को सेफ्टी में रखें, ये ना कहीं घर से निकल जाओ किसी भी सूरत, किसी भी हालत में। अब ये नहीं करो कि घर से निकालने की बात करें या आगे चल के वो घर से निकलने की बात करे। ये नीड है। ठीक है। खाना पीना, ये तमाम चीज़ें, बेसिक इनको ना सारी छेड़ें, ज़रूरियात। इनको नहीं कुछ आपने कहना। बट यू नो, डोंट रिवॉर्ड एनीथिंग। कपड़े नीड है, लेकिन कोई किसी बड़े ब्रांड के जूते या बड़े ब्रांड का नहीं कोई इस तरह की चीज़ वो डेफिनेटली। एग्जैक्टली सो कपड़े नीड है, लेकिन अगर वो कोई कि खाना फलाना पीना नहीं, नीड है, मोबाइल फ़ोन नीड है, बेसिक्स, ये बेसिक्स लेवल की चीज़ें जो है ना ये नीड हैं। इनमें से जहाँ पे भी लग्जरी वाला फैक्टर है वो वांट है। ठीक है। वांट्स आप रिमूव कर सकते हैं, नीड्स को आप नहीं कभी भी रिमूव करेंगे। और यहाँ पे जैसे बहुत सारे वालिदैन जो देख रहे हैं, तो ये समझना कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इनमें क्या कोई बड़ा माइनर सा डिफरेंस है या क्या है? इसमें आपने कहा कि पॉजिटिव को निकाल लेना, तो नेगेटिव ये जो पनिशमेंट होगा उसमें फिर कुछ नेगेटिव को ऐड करना। हाँ, उसमें नेगेटिव को ऐड करना, जैसे अक्सर सज़ाएं जो होती हैं ना, जिसमें भी आपको, अच्छा इसको ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है। ठीक। अगर आप गौर करो कि कोई भी काम ऐसा करते हुए जब आपको फीलिंग आए ना कि यार ये मुझे सज़ा दे रहे हैं, ये पनिशमेंट है, तो वो काम का इतना फ़ायदा नहीं होगा। जिस पे बाद में रिमोर्स हो। जिसमें बाद में रिमोर्स हो, जिसके कोई उसके आपको पॉजिटिव असरात नज़र नहीं आएंगे, और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं होंगे। ये जो स्कूल्स में भी किया जाता है, वो बच्चों को क्लास में खड़ा कर दिया, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं, कोई चीज़ उठा के खड़े हो जाएं, ये सब पनिशमेंट्स है ना। पीछे जाके चेयर पे खड़े हो जाए। ये पनिशमेंट है। और गूगल पे से लिख के पूछ लें, चैट जीपीटी से पूछ लें कि पनिशमेंट क्या होती है, एंड पनिशमेंट का नेसेसरली फ़ायदा नहीं। और जिन लोगों को लगता है ना कि हमें बड़ी सज़ाएं मिली और हम उसकी वजह से आज ऐसे हो गए, वो मेरा ख्याल है वो उसको थोड़ा गौर करके देखें, वो किसी और वजह से ऐसे पॉजिटिव निकल आए होंगे। मार पीट, डंडे खाने, गालियाँ खाने, ज़लील होने, बेइज्जत होने, इन चीज़ों से किसी की बेहतर पर्सनालिटी शेप अप नहीं हो सकती। अगर किसी की हो गई है तो वो इन वजूहत से नहीं हुई है, वो किसी और सर्कमस्टांसेस से और हुई होने है। के बाद भी वो उन लोगों को जिन्होंने ये पनिश किया, वो शायद को बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ, तो ना, यानी अगर हो सकता है रवैये भी चेंज हो गए हों, या हो सकता है उस गुस्से की कैफियत के अंदर कोई इंसान अपने आप को बेहतर कर ले, लेकिन असल में अगर आप किसी चीज़ को डेप्थ में देखें ना, तो आपको उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी का रवैया चेंज करने के लिए मैं उसको कोई सज़ा देता हूँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती बिहेवियर को टेम्परेरली चेंज करने के। जी। अब मैंने उसका बिहेवियर अगर टेम्परेरली चेंज करा लिया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, ठीक। अब इवन दो ये टेम्परेरली सा चेंज कराया है, लेकिन अब पैरेलल पे एक दूसरा काम बॉडी के अंदर चल रहा है, वो जिसको हम कहते हैं हैबिट डेवलप होना। ठीक है, बॉडी, ब्रेन, माइंड, इन सब चीज़ों की एक हैबिट भी डेवलप हो रही है। आप जब कोई एक्शन करते हैं, आपके माइंड में, ब्रेन में, बॉडी में न्यूरॉन्स फायर होते हैं, ठीक। एंड दोज न्यूरॉन्स आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। और जब कोई एक काम को 50-100 दफ़ा कर लेता है, तो वो काम आपका फिंगर टिप्स पे भी आने लग जाता है, ऑटो पायलट में आपके दिमाग के आ जाता है, आपकी हैबिट बन जाती है। अब एक्चुअली उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सो देन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली नाउ इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कराने का तरीका ही है। जी जी जी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी सिंपल सी, जिससे आपको समझ आए कि दुनिया भर में ये जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ये कितनी रिगरस होती है। ठीक है, फौजियों की, पुलिस की, इन लोगों की जो भी ट्रेनिंग्स दिखाई जाती हैं वो ये दिखाते हैं ना कि बहुत उसमें सज़ाएं होती हैं, सख्ती मुश्किल होती है, पनिशमेंट्स होती है, बर्फ़ पे लिटा देते हैं, ठंड में लिटा देते हैं, ये सब कुछ होता है ना उसमें। लेकिन उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी बन जाती है बंदे की। जो कॉन्सेप्ट है, मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि लोग ग्रूम हो जाते हैं, एक्चुअली
वो अगर आप देखें कि वो साइंटिफिकली, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ कि हाँ हैबिट डेवलप हो जाती है। अब एक इंसान ट्रेनिंग में गया है, 2 साल वहाँ पे रहा है, 2 साल सुबह दोपहर शाम उसने वो रूटीन को फॉलो किया है, अब उसकी आदत पूरी तरह बन गई। बन गई है। पर क्या आदत बनाने का यही बेस्ट तरीका था? नहीं। नॉट नेसेसरली। सही है। सो ये है हमारा प्रॉब्लम। आदत बन जाएगी। ये तकरीबन वैसे ही है कि जैसे आप हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे उठते हैं, तो फिर आप वीकेंड पे भी उठ ही जाएंगे 7 बजे के आसपास, क्योंकि अब आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम उसके मुताबिक सेट हो गया है। अगर आप हेल्दियर खाना शुरू करते हैं, चाहे किसी भी रीज़न से, चाहे इस रीज़न से आप हेल्दी खाना शुरू करें कि आप जिस शहर में गए हुए हैं वहाँ पे अनहेल्दी मिलता ही नहीं है। हम्म। अब आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई है, 2 महीने आपने वहाँ पे सिर्फ हेल्दी खाना खाया है 2 महीने, अब आप वापस आके भी शायद वही ढूंढ रहे हो, क्योंकि बॉडी, माइंड, ब्रेन सबकी एक हैबिट डेवलप हो गई है। सो एट टाइम्स ज़बरदस्ती करने से किसी की पर्सनैलिटी को मोल्ड आराम से किया जा सकता है, पर इज़ दैट द बेस्ट वे टू डू इट? दैट इज़ ऑफ डिबेट। डिबेट ये है, तो थप्पड़ मारने से, कमरे में बंद कर देने से, आ, या किसी की इंसल्ट करने से, या बर्फ़ पे लिटा दें, या घर से निकाल दें, इन तमाम चीज़ों से पर्सनालिटी को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है, बट दैट्स नॉट द वे टू डू इट। अच्छा, उसके नुकसानात हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी से लिंक्ड एक चीज़ ब्रेक पे जाने से पहले, कि ये जो चीज़ है कि आपने कहा कि किसी की पर्सनैलिटी को बनाना, हैबिट्स को बनाना, हैबिट फॉर्मेशन, उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या बच्चों को ये बताना कि आपने फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ चीज़ करनी है, वो ज़्यादा असर दिखाती है? जैसे कि एक दूसरी अप्रोच ये है कि जैसा वालिद कर रहा होगा या वालिदा कर रही होगी, वो बच्चे वो वैसे सीखेंगे। तो ये क्या बात सही है, हकीकत में मबनी है कि वालिदैन को देख के बच्चा सीखता है, या उसको जो बताया जाता है तो वो सीखता है? देखिए, बच्चा वो सीखता है जिससे वो इम्प्रेस होता है, ठीक ठीक है, है। जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर वो वालिदैन से इन्फ्लुएंस होता है तो वो उनका देखा देखी वो एक्टिविटी करेगा, हुँ। और अगर वो बाहर किसी से इन्फ्लुएंस होता है तो फिर वो एक्टिविटी करेगा। और ऐसा होता है कि वो बाहर से लोगों से इन्फ्लुएंस होता है? मतलब बाहर के लोगों से, लोग सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हुँ। लोग टेलीविज़न पे या मूवीज़ में देख के इन्फ्लुएंस होके वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हुँ। जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर से जब किसी की हिदायत में और उनके एक्शंस में एक फ़र्क होता है ना, तो लोगों को, बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती। मसलन वालिदैन कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, मेरे तो वालिद साहब कह रहे हैं कि 9 बजे सो जाया करो। हाँ, पर वो खुद रात 1 बजे सो रहे हैं, तो फिर बच्चों को इसका समझ नहीं आएगा, ठीक तो है। मुझे क्यों 9 बजे सुला रहे हो? हाँ। या वो कह रहे हैं कि सिगरेट ना पिया करो, पर वो खुद एक डब्बी सिगरेट की पी जाते हैं। या वो कहते हैं कि शराब ना पिया करो, और घर में एक स्टोर रूम है जिसमें जो है वो पूरी स्टोरेज में अल्कोहल भरी पड़ी है, या बच्चों को तो कहें कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और वालिद साहब और वालिद ख़ुद वालिदा करते हैं। या उन्हें कहें कि गालियाँ नहीं देनी, लेकिन बच्चे देखते हैं कि वो फ़ोन पे किसी और को गालियाँ दे रहे हैं। बच्चों को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन कोई बाहर आता है तो बच्चों को कहते हैं कि अच्छा उनको कह दो कि पापा घर में नहीं है। हाँ, सुबह कॉन्फ्लिक्ट हो गया यार, Conflict। कि आप कहेंगे कि यार ये कहते कुछ और हैं, प्रीच कुछ और करते हैं, इनके एक्शंस कुछ और हैं। ऐसे में बच्चा कभी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन्फ्लुएंस वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे उनको किसी की पर्सनैलिटी पसंद आएगी, और कोई रोल मॉडल बन के दिखा रहा होगा। और मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने वो किसी से, अपने फादर से बातचीत करना, तहम्मुल से बात करना सीखा है, ऑब्ज़र्व किया। अगर वो खुद ही ना करते होते तो मैं ना सीखता। हम्म। तो पोलाइटली, जेंटली बात करना तरीका जो होता है, वो बाय नेचर में ऐसा नहीं था, मैंने उधर से देख के ऑब्ज़र्व किया। तो अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हो हम्म। तो ही आप उस एक्शन को जो है ना इमिटेट करते हैं। हम्म। अगर कोई आपको समझा रहा है सिर्फ, और वो करके नहीं दिखा रहा, तो फिर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। यानी कोई इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है फिर उसको अपनाता है, उसको अपनी। अच्छा, इसमें इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मैंने कहा ना, लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, जी। उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। कई मरतबा लोग सेलिब्रिटीज़ को
जो वो रोल प्ले कर रहे होते हैं जी, उस रोल से एसोसिएट ऐसा कर लेते हैं, वो सोचते हैं इस रियल में बंदा ही ऐसा है। ये बंदा ही ऐसा है। और कभी कभी वो जब ऐसा बंदा नहीं होता, किसी वजह से वो सामने आता है, उसका डिफरेंट साइड ऑफ पर्सनैलिटी, तो लोगों का पूरा जो है वो उसके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। हम्म, और इंसान कितना नाइव है कि वो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम्म, कि कई मर्तबा जैसे एक वो टर्किश ड्रामा था जिसकी मेरा ख्याल है उसका नाम क्या अर्तुगरुल अर्तुगरुल जो था, गाजी। हाँ। उसमें जो मुस्लिम्स की हिस्ट्री में कहीं वो बना हुआ है ना, कोई आज से 800-900 साल जी, जी, पुरानी। जी, और उसमें जो एक फ़ीमेल एक्टर थी, वो बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि इसरा बिल्जिक का नाम। हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ड्रेसिंग इस तरह की थी कि जो बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि सोबर और उस किस्म की। तो जब रियल लाइफ में वो वैसी अगर नहीं है, हम्म, तो लोग तो कमेंट्स में बख्शते नहीं हैं, हम्म, क्योंकि लोग उसको एसोसिएट करते हैं उसी रोल से, उसी कैरेक्टर से। यहाँ तक कि जो उसका मेन एक्टर है जी, जिसने अर्तुगरुल का रोल अर्तुगरुल। प्ले किया, तो मैंने एक वो पोस्ट देखी जिसमें उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी और उसके पास उसका पालतू पालतू कुत्ता था। जी, जी, तो लोगों ने उस पर भी ठीक ठाक उसको सुनाई कि कुत्ते पालना तो जो है ना वो अलाउड ही नहीं है, हाँ, हाँ। तो ये आप नापाक जब होते हैं। तो लोग उनको फिर उसी नज़र से देखते हैं। लोग उनको उसी नज़र से देखते हैं, और फिर जब उनका बिलीफ टूटता है तो फिर वो उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं। हम्म, सो पीपल विल इमिटेट यू, दे विल लर्न फ्रॉम यू हम्म, एज लॉन्ग एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाई यू। हम्म, If they are not, then they will listen to you but not implement those things whatever you are saying. ये टीचर्स के बारे में भी है कि अगर आपने टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो फिर आप उनकी बात समझेंगे। अगर आप अपने थेरेपिस्ट से भी, इवन थेरेपिस्ट से मैं आप कहूँ कि अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप उसकी बात मान लेंगे। हम्म, लेकिन अगर आपको उसके कॉल और फेल में भी फ़र्क नज़र आ रहा है, हम्म, तो फिर आप नहीं मानेंगे, आप उस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे। और आप ये देखें कि दुनिया में ब्रांड्स एक्चुअली इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्समेंट्स में लेते हैं हम्म। कि लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो इनकी इनसे इन्फ्लुएंस हो के हमारा ब्रांड लेंगे। इनके साथ अच्छी अच्छी फील अटैच है लोगों की। अच्छी फीलिंग अटैच है और इनको पसंद करते हैं तो राय इनकी अच्छी, बात जी, मानेंगे, जी, जी। हालांकि उस ब्रांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम्म, बट पीपल विल go for that just जी। because कितने whoever मुझे they ऐड liked, whatever celebrity they liked is in that endorsement. कितने मुझे ऐड याद आ गए कि जिसमें किसी का किसी ब्रांड के साथ बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं बनता। हाँ, कुछ भी नहीं। जी। किसी आ, यानी अब किसी हीरोइन का पेंट के साथ तो ताल्लुक नहीं बनता, बिल्कुल ऐसे ही है। या किसी और का, लेकिन वो चलता है। अगर इतना ताल्लुक बनता भी हो कि किसी चीज़ का कोई यूज़र हो, वो उसका एक्सपर्ट तो नहीं है ना। हम्म, तो अगर आप गौर करें तो किसी सोप के ऐड में जी। किसी एक्टर का आने की लॉजिक तो कोई ख़ास नहीं है। किसी डर्माटोलॉजिस्ट की है हाँ, कि डर्माटोलॉजिस्ट उसमें आए, लेकिन उसकी कोई सुनेगा नहीं क्योंकि उसको कोई उसको जानता कुछ नहीं। जानता नहीं। तो दैट फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन देयर। बात हो रही है पेरेंटिंग के ऊपर, और इसमें अब ये एक सवाल आता है कि हमने डांट डपट का भी सारा देखा, बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के वाले से बातचीत हो रही है। ये जो लाड प्यार है वालिदैन के साथ, माने सब इसमें ये लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ता है, संवारता है। प्यार के वाले से क्या पॉलिसी रखी जाए, कितना किया जाए? क्योंकि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जितना ज़्यादा प्यार करेंगे बच्चे चोड़ हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि करना चाहिए। असल में लाड प्यार कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। लाड प्यार कोई ऐसा ये लफ्ज़ जो है ये एलेबोरेट नहीं कर रहे कि वो एक्चुअली में क्या हो रहा है। हम्म, लाड प्यार को बुरी चीज़ नहीं है, हम्म। अगर तो वो लिमिट के साथ हो रही है और वो कोई जैसे जो है बच्चा वो। कहता है पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो पिज़्ज़ा खाने ले गए, बच्चा कहता है जी ये करते हैं, वो करा दिया, ना सी, ना कर पाना। मैं आपको मिसाल इसमें एक्सप्लेन करूँगा किसी भी बच्चे के ना डिफरेंट एज स्टेजेस लेके। ठीक है। जो पेरेंटिंग है ना वो अक्रॉस द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड सेम नहीं रह सकती। हम्म, जब कोई पैदा होता है तो वहाँ पे उसकी
रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वहाँ पे उसका रवैया फ़र्क है, और वहाँ पे उसके साथ आपका रवैया भी उसके मुताबिक होगा। ठीक। फिर वो टॉडलर है तो टॉडलर के जो कुछ होते हैं वो एक जो है वो टेंट्रम्स की स्टेज से गुजरता है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बायोलॉजिकल नौइयत के होते हैं, और उन रीजंस को देख के चलना, जैसे कि जब बच्चे होते हैं 8 महीने के, 12 महीने के, 16 महीने के, इन स्टेजेस के ऊपर जब वो डिफरेंट माइलस्टोन्स में से गुजर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, कभी वो स्लीप रिग्रेशन से गुजर रहे हैं, कभी उनकी टीदिंग हो रही है, कभी उनके कोई और प्रॉब्लम्स ऐसे फिज़िकल बायोलॉजिकल नेचर के चल रहे हैं जिसकी वजह से वो टेंट्रम्स शो करते हैं। जी जी। तो उस वक्त उसको आपने टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ कंफर्ट ही प्रोवाइड करनी है। उस स्टेज में आपने इतना लेन देन और गिव और टेक नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट कंफर्ट पॉसिबल। फिर आगे आगे एज बढ़ती जाती है, जब वो टॉडलर्स हो जाते हैं तो आप उनको बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे ट्रेनिंग वाला मामला शुरू करते हैं कि अच्छा बिहेवियर है तो रिवॉर्ड कर दिया, बुरा बिहेवियर है तो नेगेटिव कोई रीइंफोर्समेंट कर दी। आप थोड़ा बहुत नाप तोल के उनके साथ चलेंगे, उनको कितनी देर प्ले टाइम देना है, कितनी देर स्क्रीन टाइम देना है, कितनी देर स्टोरी जो है रीडिंग टाइम करना है, कितनी देर आउटडोर्स वक्त देना है, ये अब आप थोड़ा बहुत अब आप नाप तोल के चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये ना किया तो फिर प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम दे दिया, अनलिमिटेड प्ले टाइम कर दिया, सोने जागने की कोई रूटीन को सेटल ना किया, किसी बात पे उसको डिसिप्लिन ना किया, तो प्रॉब्लम है। बट देन देर आर सम एक्सेप्शंस कि अब एक बात है कि अगर फॉर वट एवर रीज़न आपके बच्चे को टाइम पे खाना नहीं मिला और उसको भूख लग रही है, और वो चूँकि टॉडलर है तो उसको नहीं पता उसे भूख लग रही है, और भूख की वजह से उसका टेंट्रम है शदीद ज़्यादा, तो यहाँ उसका कसूर नहीं है, यहाँ पे आपका कसूर है। तो अब आप उसको सज़ा नहीं दे सकते उसकी, अब आप उसको पनिश नहीं कर सकते। अब वो जो चीख रहा है या वो जो क्रैंकी हो रहा है, वो जो भी प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट दैट ही और शी इज़ एक्टिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, अगर आपने किसी रीज़न से बच्चे की नींद डिस्टर्ब करके रखी है जिससे वो सही सोया नहीं है जी। और वो अगले दिन चिड़चिड़ा है, और ये टॉडलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि टॉडलर्स को अभी अपने इमोशंस के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं आया होता, जैसे किसी एडल्ट को अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। किसी एडल्ट को अगर तकलीफ़ होती है तो अपना रोना कंट्रोल कर सकता है, कुछ हद तक काबू कर सकता है। किसी को कोई दुखी होता है तो अपना गम को छुपा सकता है एडल्ट, लेकिन टॉडलर्स को ये नहीं आता, उनके इमोशंस पे काबू नहीं है, तो उनको एग्रेशन होगा तो वो निकल आएगा, उनको रोना आएगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे उनकी एक्साइटमेंट भी कुछ अनकंट्रोलेबल सी होती है, जैसी है वो वैसी निकल आती है। सो ये मैंने बताया ना कि कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ एक्चुअली अगर आप ही ना उसकी नींद पूरी करने में नाकाम हो गए हैं, या आप ही उसको टाइम पे लंच या डिनर देने में नाकाम हो गए हैं, आप ही उसको कोई सुकून दे अच्छा एनवायरनमेंट देने में नाकाम हो गए हैं। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा है, टॉडलर है, उसके माँ बाप उसके सामने लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उसके घर में पड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपने उसको कोई सुकून दे एनवायरनमेंट नहीं दिया, अब वो बेसुकूनी पैदा कर रहा है, तो आप उसको किस बात पे डांटेंगे? सो फर्स्ट व्हेन यू डिडंट फुलफिल योर टॉडलर्स नीड्स, देन हाउ आर यू सपोज्ड टू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम कि वो बिल्कुल सीधा चले। ठीक, सो यहाँ इस स्टेज के अंदर ये ट्रिकी स्टेज है, इसमें आपको लोग एक्चुअली इसको बिल्कुल आसान सा समझते हैं, वाकई जी इसमें बस आप स्क्रीन देख के तो अपनी जान छुड़ाओ और टाइम पास कर लो। ये बहुत ट्रिकी स्टेज है, इसके अंदर आपने बहुत अहमियत भी देनी है, और आपने ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स को सारा माइंड में साथ साथ लेके चलना है। इसी में कहीं बीच में स्टेज आएगी जहाँ पे उनके मिसाल के तौर पे जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चों के जब गिरते हैं, वो एक तकलीफ से गुजर रहा है, वो कोई फिजिकल बायोलॉजिकल पेन है, अब वो उस इमोशनली कैसे स्टेबल होगा?
जी, जी। जिसको बड़ा कॉमनली जैसे कहते हैं टीदिंग हो रही है तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वो खाना खाना छोड़ देते हैं। फिर अगर कोई वायरल बैक्टीरियल कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, हुँ, बुखार है उसको, उसमें वो रीजनेबली एक्ट नहीं कर सकता। हुँ, एज एन एडल्ट मुझे बुखार होगा तो मैं बुखार में चलो लेट जाऊंगा, हुँ, मैं लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। लेकिन टॉडलर्स को या इवन जो उससे भी ज़रा बड़े बच्चे होते हैं उनको इतनी इमोशनल कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर, हुँ, हुँ, वो वेंट आउट कर देते हैं अपने सारे इमोशंस। हुँ, अच्छा, यहाँ से फिर अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टेज के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो जाते हैं जब तो 6, 7, 8 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे आप उनके साथ प्रॉपर इस एज में जो है वो रूल्स सेट करते हैं, आप उनके साथ बार्गेन भी करते हैं, आप उनको रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा करें तो पॉजिटिव, कुछ काम सही ना करें तो उसमें नेगेटिव जी, रीइंफोर्समेंट। यहाँ अब आपने डिसिप्लिनिंग करनी है क्योंकि हाँ अब वो उनका अच्छा से इमोशंस पे भी कंट्रोल आ गया हुआ है। हुँ, डिसिप्लिन करने का अब ये टाइम है। हुँ, फिर बच्चे आगे बड़ी टीन एज में जाते हैं। अब अगेन दे गो थ्रू समथिंग बायोलॉजिकल हुँ, विच इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर के, उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं हुँ, बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। हुँ, प्यूबर्टी हिट करते हैं, उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इमोशंस उनके बहुत अप एंड डाउन होते हैं। हुँ, उन चीज़ों को कंसिडरेट होते हुए हुँ, देन यू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन। हुँ, अगर किसी की कोई तकलीफ़ चल रही है हुँ, तो आप पहले उसकी उस तकलीफ़ को डील करें हुँ, और फिर उसे डिसिप्लिन करें। ये है यहाँ पे पॉइंट। अगर तकलीफ़ कोई नहीं है और वो बिला वजह तंग कर रहा है, फिर तो आप उसको पहले फिर उस पे डिसिप्लिनिंग करना आपका बनता है। लेकिन यहाँ गलतफ़हमी ज़्यादातर लोगों को अक्सर ये हो जाती है कि मैंने बताया ना जैसे कि बच्चे की कोई अपनी फ़िज़िकल नीड या पेन होती है, हुँ, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हुँ, यू एज़ एन एडल्ट आप उसे समझ नहीं पा रहे और आपको लग रहा है ये जान के तंग कर रहा है। हुँ, इसको आपको टॉर्चर करने में कोई मज़ा आ रहा है, इसको आपको परेशान करके कोई खुशी होती है। हुँ, एंड देन यू एज ह्यूमंस जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट है जी, उसके ऊपर एक्ट करते हुए आप एक्शन का रिएक्शन देने लग जाते हैं। बच्चा चीख रहा है, आप उस पर चीखना शुरू कर देते हैं। हुँ, बच्चा जो है वो गुस्सा दिखा रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, आप उसके सामने वही चीज़ उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। आप हुँ, उसको दिखाते हैं मेरे में ज़्यादा पावर है। हुँ, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे बड़ा नाप तोल के चलना होता है। हुँ, नाउ मूव पास्ट फ्रॉम द टीन एज, जी, कम इन टू अर्ली 20s, लेटर 20s। अब वो आपका बच्चा एडल्ट है, अब तो सारी बातचीत आपकी उसके साथ यहाँ इस स्टेज तक आते हुए रिलेशनशिप ऐसा हो जाना चाहिए कि एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन में सारा कुछ आपका बातचीत होनी चाहिए। सॉल्व हो सके। हुँ, अगर आपने पिछले 15 साल 20 साल अच्छा काम किया हुआ है तो हुँ, आगे के सालों में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हुँ, अम, ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखें कि द मोमेंट यू ट्राई टू बी कंसिडरेट ऑफ द अदर पर्सन, एम्पैथी आपको करनी आती हो, पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़, हुँ, इवन इफ इट्स अ चाइल्ड, हुँ, इवन इफ इट्स अ न्यू बॉर्न और अ टॉडलर, हुँ, तो देन यू विल एक्ट बेटर। हुँ, हुँ, वरना आपको कई मरतबा ये आप कहेंगे ये क्या बात हुई, भूख लगी है तो मेरा सर क्यों फाड़ है। लेकिन हुँ, जब हमें भी भूख लगती है, इवन एज एन एडल्ट, कई दफ़ा हमारा अपने इमोशंस पे काबू नहीं रहता। हमें सारा दिन या भूख ना लगे, चलें हमारे दूसरे मसाइल हो सकते हैं। किसी को चाय नहीं मिलती तो वो लोगों को काटने को दौड़ते हैं। हुँ, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिलती तो वो लोगों को जो है वो मतलब इंसल्ट करना, गुस्सा करना, काटना, दौड़ना सब कुछ करते हैं। हुँ, हुँ, सो बी कंसिडरेट ऑफ अ चाइल्ड्स नीड्स। हुँ, If the needs are met, हुँ, then discipline them. हुँ, If we have to summarize all of this, जी, जी, कि नीड्स पूरी हैं, फिर उस पर आप डिसिप्लिन कर लो। वांट्स के ऊपर अगर टेंट्रम है, मत दें, कोई मसला नहीं, ठीक, ठीक है। हुँ, उसको आप
डिसेंट तरीके से हैंडल कर लें, फर्म होके हैंडल कर लें, असर्टिव होके हैंडल कर लें। अगर वो सिर्फ कोई खिलौने के ऊपर वो शो कर रहा है इस किस्म का रिएक्शन, तो बेशक फर्म होके आप उसको रोक दें। अगर आपको खाना ही नहीं लगता है मिला नहीं ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत। लेकिन मैंने बताया ना कि खाना पीना नींद अगर उसकी पूरी है, ज़हनी सुकून उसके इर्द गिर्द ठीक है, जनरली उसको प्यार और इज़्ज़त मिलता है माँ बाप से, घर वालों से, सब कुछ ठीक है, फिर भी चीख रहा है, तो ये मसला। तो वो फिर आप उसको डिसिप्लिन कर लें ऑन देयर वांट्स, दैट यू कैन डू। और उसके लिए बेस्ट ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अच्छे रवैये को जो है वो तकवीत देना। इससे पता है क्या, इससे एंड लोगों को लगा है बड़ा मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम क्यों बना रहे हैं पेरेंटिंग को। मुश्किल काम नहीं है, दिस मेक्स योर लाइफ ईजियर। इससे आपका आपके बच्चों के साथ लव हेट रिलेशनशिप नहीं बनता। जी। वो जो है ना कि हमारे मतलब आप कल्चर में देखेंगे ज़्यादातर लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ एक लव हेट का ऐसा रिलेशनशिप है। प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातों पे गुस्सा भी है। बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, दोनों का एक दूसरे के साथ ये है कि जो कि इवन अक्सर जॉइंट फैमिलीज़ में भी देखने को मिलता है कि प्यार भी है और तकलीफ़ें भी हैं, और एक दूसरे को जज भी करते हैं, और एक दूसरे पे गुस्सा भी है। उनकी बहुत सारी बातें बुरी भी लगती हैं, लेकिन चलो पसंद भी है। अगर आप ऐसे तरीके से पेरेंटिंग करेंगे जिसमें आप रीइंफोर्समेंट्स पे काम करें, पनिशमेंट्स को ना करें और अवॉइड करें, देन यू विल नॉट डेवलप अ लव हेट रिलेशनशिप, जी। इट विल जस्ट बी अ लविंग रिलेशनशिप थ्रू आउट। उसके फिर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो उसमें ये इंटरमिटेंट नहीं होगा कि कभी अच्छा है कभी नहीं अच्छा, कभी 4 दिन अच्छे हैं कभी 6 दिन बुरे हैं। ठीक है, घर में महीने में से आधा महीना सुकून है, आधा महीना लड़ाई है, जी। तो ये नहीं होगा। वो जो आधा महीना लड़ाई का है वो नहीं होगा। ओवरऑल इट विल बिकम स्टेबल। दैट शुड बी द गोल ना, कि एक मोहब्बत वाला ताल्लुक हो, हाँ, एक ऐसा ताल्लुक मोहब्बत हो वाला, जिसमें इज़्ज़त वाला ताल्लुक हो, रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक हो। और इसमें कोई गैप भी नहीं होगा, यानी कि दोनों में, वालिदैन में या बच्चे में कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं होती होगी, क्योंकि अक्सर तो ये भी समझा कोई जाता है ना कि रिजेंटमेंट नहीं होगी ना। इज़न्ट दैट व्हाट वी वांट? हम्म, तो उसका तरीका ये शुरू से ही रिलेशनशिप और बॉन्ड बनाए ही ऐसा। लेकिन ये आइड बी लाइंग इफ आई से कि ये बहुत आसान है। हम्म, इसमें मेहनत लगती है, इन्वेस्टमेंट लगती है। लेकिन अहम है, अहम काम के लिए तो मेहनत करना पड़ती है। जैसे कारोबार में कामयाबी के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप पैसों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में जाके आपको बहुत सारे पैसों से रिवॉर्ड मिलता है। जी जी। पेरेंटिंग में आप रवैये से अपने इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो बाद में आपको बहुत सारा अच्छे रवैये से वापस मिलता है। बच्चों के स्कूल कॉलेज के ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो फाइनेंशियल है। यहाँ पे आप यहाँ पे यहाँ पे वो जो मेहनत है ना वो आपको इन एक्शन खुद करनी पड़ती है। लेकिन मैंने बताया ना कि उस मेहनत का नतीजा ये है कि वो आपको 10 फोल्ड्स उनकी तरफ से जब मिलेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। जी, घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा वो नहीं है। सो यू विल गेट रिवॉर्डेड इन दैट सेंस फ्रॉम योर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर। और लाजमी बात है कि जैसा रिलेशनशिप आप डेवलप करेंगे वो आगे लेके वैसे ही चलेंगे। और जैसा करना चाहें वैसा किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने बात की पेरेंटिंग के हवाले से, किस तरह से बच्चों की तरबियत की जा सकती है, कौन कौन से कॉमन एरर्स होते हैं जो कि वालिदैन जिस पे ख्याल करने की ज़रूरत है, और किस तरह से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। अब्दुर्रहमान सदाकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और आपका जो फ़ीडबैक आता है जो कि बड़ा कॉन्स्टेंट एक फ़ीडबैक है कि ये शो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। और इसमें ख़ास तौर पे ये ट्यूसडे को जब हम बात करते हैं तो उसमें अक्सर इस तरह के मौज़ूआत हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि रोज़मर्रा के मामलात में देखा जाता है, जैसे वेब का इस्तेमाल या ई सिगरेट्स या तरबियत, कम्युनिकेशन, इमोशनल ब्रेन। तो ये डेफ़िनेटली इससे कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बेहतर होती है और हमें पता लग रहा होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर।